dear students. Today we are going to start a new topic, very interesting topic. We will continue with the chemistry of class 10, that is chemical bonding. Since it is a very important chapter, most often questions are asked from this chapter. So it is very important to have a deep concept of this chapter. So we will start chemical bonding today. So basically when we start this chapter, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कर लेना है वो है आपका इस टॉपिक को लेके कि व्हाई डू दिस केमिकल बॉन्डिंग अकर्स। यानी सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठेगा कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन द एटम्स। यानी एक दूसरे से एटम आपस में रिएक्शन ही क्यों करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में उठना चाहिए और ये उठना लाजमी भी है एज ए स्टूडेंट। अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं या हम बोल सकते हैं एटम्स रिएक्ट अमंग ईच अदर, आपस में उनका रिएक्ट करने का जो रीजन है दैट इज देयर स्टेबिलिटी। यानी वो स्टेबल होने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर इसको लें, अगर हमने मान लिया कि सोडियम हो गया तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 281, और यही अगर दूसरी तरफ हम क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 287। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन सोडियम क्लोरीन के साथ क्यों करेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन इसलिए कर रहा है ताकि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी हम बोलेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन की बात करें, इसमें लास्ट वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे कितने हो गए, फिर 8 हो गए, यानी इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कुल मिला के हमने ये देखा कि एलिमेंट्स या एटम्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। अगर सपोज करो वो हाइड्रोजन है तो वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा, और अगर वो हीलियम छोड़ के मान ले अगर कोई दूसरा एटम है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऐसा करने से वो स्टेबल हो जाएगा और वो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो एलिमेंट्स अगर एक तरफ से देखा जाए तो दे आर ऑल्सो सेल्फिश, वो भी सेल्फिश हैं, वो भी रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। किस लिए वो रिएक्ट करने का कारण क्या है, उनके रिएक्ट करने का कारण है उनका स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर हम वही बात करें इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल, उनका ऑक्टेट पहले से ही पूरा है, इसलिए वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ये कुछ इसका खास था। किसको लेकर अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में ये रिएक्शन को लेकर देखिए आप, elements react to acquire the nearest noble gas configuration in their outermost cell and become stable। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि एटम्स आपस में एक दूसरे से रिएक्शन क्यों करते हैं या एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिएक्शन क्यों करते हैं, तो उसका कारण हो गया टू अटेन स्टेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आगे हम देखें, अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड क्या है, बेसिकली देखें आप, इट इज अ फोर्स, यानी ये फोर्स है। अब फोर्स में भी ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अगर कैटायन एनायन बन गया, पोल का डिफरेंस, चार्ज का डिफरेंस है, इनकी वजह से जो डेवलप होता है फोर्स, आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। जैसे यहां हम देखें तो यहाँ देखो सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया और क्लोराइड पे माइनस चार्ज आ गया ना। अब देखें ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स, यानी एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये, यानी ये दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन ए मॉलिक्यूल टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, मान लो सोडियम और क्लोरीन कंबाइन किया तो क्या बनाया, NaCl। ये एक क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब आपको समझ में आया, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक, और उस रिएक्शन में उनपे जो चार्ज आता है ना प्लस माइनस का, उस चार्ज से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है क्या, केमिकल बॉन्ड। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ काम करती है, दो एटम्स के बीच में, या दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के कंस्टिट्यूएंट पे। यानी मॉलिक्यूल बनाने में नंबर ऑफ एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड।
डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछे तो आप सिंपल ये लिखें, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके बीच का क्या है ये, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसको बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। देन अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल खास क्वेश्चन है और इसको डिटेल में स्टडी करना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन में रख लिया है। देखो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। देखो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से, जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त और ये दूसरा ए और बी, ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इसको दे देगा। जैसे हमने यहां देखा सोडियम, जैसे 281 था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को पूरी तरह से दे दिया, ऐसे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, डोनेट कर दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड। ऐसा कब होता है, जब एक कंपाउंड मेटल हो दूसरा नॉन मेटल। तो हमने पहले ही बोला था कि जो दे देते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो ले लेते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ सोडियम हो गया, सोडियम इज अ मेटल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 था, और यहाँ क्लोरीन गैस थी 287। यहाँ से सोडियम ने अपना एक एटम किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो यहाँ एक मेटल था सोडियम, क्लोरीन गैस नॉन मेटल, तो ये आयनिक बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में। वो कैसा था, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड और मोलिकुलर बॉन्ड। यहां ट्रांसफर नहीं होगा, शेयरिंग होगी। शेयरिंग का मतलब न तेरा है न मेरा है, मतलब इसमें दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने माना था दो फ्रेंड्स थे, तो ए ने अपना एक साइड से पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, एक या दो जितना जरूरत है, एक ट्रांसफर कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो आयनिक। अब ए भी है, अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने ट्रांसफर किया है ना, वो दोनों का है, किसी एक का नहीं है। हम इसको बोलते हैं शेयरिंग। ठीक, न तेरा है न मेरा है। शेयरिंग का मतलब ये होता है, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दिया। अब ये जो बीच वाले हैं ना, ये दोनों के हैं, ए के भी हैं और दोनों बी के भी हैं। इसको बी नहीं बोल सकता कि मेरा है, या ए नहीं बोल सकता है कि मेरा है, ये दोनों के हैं। हम इसके एग्जाम्पल में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक, और अगला है आपका कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये इन दोनों बॉन्ड का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। देखो कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां भी देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम। यानी अब देखो यहां शेयरिंग तो किया कोवैलेंट बॉन्ड की तरह, लेकिन एक ही एटम पूरा इलेक्ट्रॉन ही दे देगा अपना। यहाँ लोन पेयर्स बनते हैं, यानी जुड़वा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर हो गया तो आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग हो गया तो कोवैलेंट बॉन्ड, अब दोनों को मिलाएं तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। हम इनको पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ये शेयरिंग वाला जो होता है ना, नॉन मेटल में होगा, और जो डेटिव बॉन्ड है वो भी ज्यादातर नॉन मेटल्स में ही देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये जो इसका बेसिक था वो क्लियर हो गया। क्या, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवैलेंट और मोलिकुलर बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, नॉन मेटल के बीच में। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ये शेयरिंग भी होगा और ट्रांसफर भी। यहाँ लेकिन जो देता है ना, वो सिर्फ एक ही देगा, ए बी में से कोई एक अपना दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक ना, डायग्राम में हम समझेंगे डेप्थ में। ये नॉन मेटल्स में भी होता है। अगर हम इन तीनों बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड है, उससे कमजोर कौन सा बॉन्ड है, और सबसे कमजोर कौन सा बॉन्ड है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप देखें, सबसे मजबूत इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, उससे कमजोर है कोवैलेंट बॉन्ड, और सबसे कमजोर है डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग के। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा एक एक बॉन्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सो वी हैव सीन दैट दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉन्ड में, यानी आयनिक बॉन्ड में जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से, एक या दो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, उनको जो मेटल है वो नॉन मेटल को दे देता है। ये कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना, आप उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आप देखें बेसिकली
मेटल्स की हम बात करें तो मेटल्स की वैलेंसी 1, 2 या 3 होगी, यानी उसके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, इनके जो वैलेंस सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1, 2, 3 पहले से ही है वैलेंस सेल में। अब क्या होता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जो मेटल्स है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं नॉन मेटल्स को। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, मेटल किसको दे देगा, नॉन मेटल को, और ऐसा करने से जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। देखिए आप एग्जांपल के तौर पर हमने लिया, जैसे सपोज करो सोडियम इसकी वैलेंसी 1, मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी 2, मेटल्स में हो गए। नॉन मेटल्स में क्लोरीन की वैलेंसी 7, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसके वैलेंस में लास्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ठीक, ये अब क्लियर हो गया। अब देखो एग्जांपल अगला ले रहे हैं, सपोज करो सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया एटॉमिक नंबर 11 का 281, क्लोरीन का हमने किया तो 287 हो गया, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, 287, 281। अब यहां देखें हम, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, सोडियम प्लस क्लोरीन में बॉन्ड बनेगा, तो अब ये जो सोडियम है ना, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अब देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल में, अब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। फिर देखें आप क्या होता है, यहां से सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके यहाँ कितना बच गया इलेक्ट्रॉन, 2 और 8, यानी जो लास्ट सेल है, यानी इसका अब 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट, यानी अब ये स्टेबल हो गया। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए क्लोरीन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7, 2, 8, 7 + 1 8, यानी अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन दे के, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके। किससे लिया, सोडियम से। अब ये देखा, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये अब बन गया NaCl। ठीक, अब ये जो कंपाउंड बना है ना सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक। अब देखिए सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट, देखिए सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 माइनस चार्ज, 3 जाएगा तो 3 माइनस चार्ज। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगली अगर हम बात करें, अब यहाँ पे मेटल एटम, ये देखो जैसे ये मेटल एटम हो गया, इट इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये इलेक्ट्रॉन एक ठो गेन करके इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब देखें वो एटम जो न्यूट्रल एटम थे और अभी उनपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसको केटायन बोलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको एनायन बोलेंगे। ठीक, अब ये देखो फिर ये क्या बना, इट फॉर्म्ड आयंस। क्या बन गया ये, आयन। आयन का मतलब क्या है, मेटल। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, यानी आयन है क्या, आयन की बात करें, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, यानी पहले सोडियम था न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं था, क्लोरीन पे भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसलिए ये क्या बन गए, आयंस। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स that are formed by either loss or gain of electron, यानी चार्ज तो आएगा कंफर्म, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, और ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जो बनता है उसको हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयन। यानी आयंस आर फॉर्म्ड बाय, आयन कैसे बन गया, या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया जैसे सोडियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी आइदर बाय लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड आयंस। अब आयन 2 प्रकार का होता है, देखो एक केटायन होगा और एक एनायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो हो गया केटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो हो गया एनायन।
ठीक, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी का। किसका है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां देखें आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी यहां देखें आप, हमने यहां देखा कि बस एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक, तो आप बोलोगे यहां इसकी सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1। मैग्नीशियम का अगर कोई कंपाउंड बनता तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, हम बोलते उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2। एल्युमिनियम का होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है? 3। कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो है ना, उसको आप इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। आई होप आपको ये बेसिक जो था ये आयनिक बॉन्ड में वो क्लियर हो गया। अब देखिए, आप यहां से जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन इसने लिया, और फिर जो सोडियम क्लोराइड बन गया ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो, सोडियम ने भी स्टेबिलिटी गेन कर ली है, क्लोरीन ने भी स्टेबिलिटी गेन कर ली है। तो अब बताओ, अगर आप इसको जल्दी तोड़ना चाहोगे तो ये टूटेगा? कभी नहीं, क्योंकि दोनों स्टेबल हो चुके हैं। इसीलिए हम इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बोलते हैं। नाउ विल सी द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। यानी आयनिक बॉन्ड्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली होते हैं 3 कंडीशंस। इसमें से फर्स्ट कौन सा है? दिस इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और थर्ड है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी ये 3 अगर कंडीशन है तो आयनिक बॉन्ड बनने में बहुत मतलब इजीली बन जाएगा। अब इसमें देखें जैसे है क्या, सपोज करो आप, यहां हो गया, हमने देखा सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू NaCl। यहाँ पे सोडियम ने अपना 281, यहाँ 287, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम जितना आसानी से, यानी यहाँ पे जो मेटल है, मेटल की बात करें, अगर मेटल यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन दे दे आसानी से, किसको? नॉन मेटल को, तो इजीली बन जाएगा। एक कंडीशन ये हो गया कि सोडियम अपना कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज कर दे रहा है, एक कंडीशन। दूसरा, जो नॉन मेटल है यानी जो क्लोरीन है, वो कितना ज्यादा या आसानी से ये जो सोडियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ये लूज किया, ये गेन किया, ये कितना आसानी से दे देगा, और ये कितना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी ज्यादा है, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 फैक्टर हो गया। दूसरा, इन दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगी तो जल्दी से बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी तो बॉन्ड जल्दी नहीं बनेगा। चलिए हम फर्स्ट पे आ रहे हैं, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये वर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने पिछले चैप्टर में ही देखा था। बेसिकली इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है ना, उसको आप आयनाइजेशन बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब इसको आप समझोगे कैसे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज लो। अगर बोल रहा है कि जैसे सोडियम हो गया मेटल, इससे अगर कम एनर्जी लगा के हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे अगर, तो जल्दी बन जाएगा। अब मान लो ये मेटल है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन स्लो होगा। अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है, तो जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है, यही बोल रहा है। फर्स्ट मेटल्स के लिए होता है, ये किसके लिए होगा आपका? जनरली ये होगा मेटल्स के लिए, आप इसको याद रखेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति लव, अट्रैक्शन, ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बन जाएगा, नहीं अट्रैक्ट किया तो नहीं बनेगा। देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी इज हाई, एनायन विल बी फॉर्म इजियर। जैसे अगर मान लो क्लोरीन हो गया, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से, इसका अफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो खींच लेगा तो जल्दी बॉन्ड बन गया। यानी इसका अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होना चाहिए, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, यानी जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले ले। 2 कंडीशन हो गया, इसी को आप इससे समझ लें तो क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी सोडियम यहाँ मान लो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, जितना ज्यादा उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना जल्दी ही ये बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बेसिकली दिस
were the three conditions which were required for the formation of a electrovalent or ionic bond. Okay, देखें आप इस एग्जांपल से समझेंगे। ये मेटल के लिए हो गया आयनाइजेशन, इसके लिए हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दोनों के हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वेरी इजी। हमने बुक्स से हटके थोड़ा मतलब ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश की है जिससे बच्चों को बहुत फ्रेंडली लगे और तुरंत समझ में आए। ठीक, आप इसको देखिए। Now we'll see the important structure which are formed by this ionic bond. यानी अब हम आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिनका लेविस डॉट डायग्राम एग्जाम में भी पूछता है और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी पूछता है। तो अभी आपको ध्यान से समझ लेना है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता कैसे है और लेविस डॉट जो डायग्राम है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एग्जाम में जिसको पूछे तो आप कैसे बनाएंगे। हम फर्स्ट बना रहे हैं आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ओके, कौन सा ये बना रहे हैं? ऑर्बिटल। यानी आपको इसमें इसके ऑर्बिट्स को भी डिपिक्ट करना है। सपोज करिए ये हो गया आपका सोडियम 281, ठीक, तो आप इसको KLm से डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया क्लोरीन, इसका हो गया KLm, बन गया। तो आप देखो आपको इसको करना क्या है, बिल्कुल इजी है। जैसे हमने एक पहले K बना लिया, फिर L, फिर M। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। L में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और M में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया, ये हो गया आपका किसका? सोडियम का हो गया। डन। अब ऐसे ही हम क्लोरीन का इधर बना ले रहे हैं। क्लोरीन का कितना है? फर्स्ट KLm, बन गया। क्लोरीन के फर्स्ट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने इसको 7 बना दिया। ठीक, देखो आप, ये हो गया आपके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ये हो गया आपका ये डायग्राम। अब देखो बेसिकली यहाँ होगा क्या, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सोडियम दे देगा। किसको? किसको दे देगा? क्लोरीन को। तो सपोज करो ये हो गया, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो देने के बाद जो अब स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा उसको आप देखें। यानी यहां आप मान लो सोडियम हो गया ये एक, और ये एक, 2 बन गया। अब इस पे आप बताओ फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दे दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज, बन गया। यहाँ कितना हो गया? 2 8। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे आप देखें, क्लोरीन 1 2 3, ओके। तो 1 2 फर्स्ट सेल में, सेकेंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ गया है सोडियम से, तो लास्ट में भी कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने जो आया है इलेक्ट्रॉन उसको मैं रेड इंक से ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ। तो कितने हो गए? 8। ठीक, अब आप देख लो यहाँ पे आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज दोगे? -1। कौन सा चार्ज? -1। इजी हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे 2 8 8। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? कूलम फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम फोर्स। अब ये हो गया आपका ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा डायग्राम हो गया? ऑर्बिटल डायग्राम। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको स्ट्रक्चर को। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, देख लेते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। देखो आप लेविस डॉट जब डायग्राम बनाते हैं ना हम, तो हमको इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस इसका जो लास्ट वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल का मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसको डिपिक्ट कर देना होता है। जैसे देखें आप, जैसे सोडियम हो गया, इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1, हमने यहां ड्रॉ कर दिया। प्लस क्लोरीन हो गया, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो आप इसको चाहो तो क्रॉस कर सकते हो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें डॉट
से एक का आप रिप्रेजेंट करें और क्रॉस से दूसरे का, और ये बनेगा कैसे, मान लो यहाँ आपने दिखा दिया कि ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो यहाँ क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। फिर आपको बहुत ध्यान से इसमें ये देखना है कि ये बनेगा कैसे, जैसे यहाँ पे आ गया तो यानी प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। दिस इज लेविस डॉट डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम हो गया, लेविस डॉट डायग्राम। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, प्लस करके, या डायरेक्ट लिखना हो तो NaCl लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका लेविस डॉट डायग्राम। अभी हम देख लेते हैं लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। बेसिकली ऑर्बिटल डायग्राम्स अगर पूछे तो आप जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का बनाया था वैसे आप बना लें ऑर्बिट्स के थ्रू। अब लेविस डायग्राम स्ट्रक्चर पूछता है बेसिकली कॉमन, तो मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो देखें ध्यान से, आप इसमें मैग्नीशियम हो गया, आप इधर ले लोगे क्या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, ओके, प्लस दूसरा हो गया कौन सा क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन के एटम है, देखें आप, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, दूसरा क्लोरीन यहाँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ऐसा फॉर्मेशन होगा तो मैग्नीशियम एक अपना एटम इसको दे देगा, ये दूसरा इसको दे देगा, ओके। तो आपने देख जैसे यहाँ मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोराइड एटम को दिया, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि जैसे यहाँ मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस बन गया, कितना बन गया 2 प्लस। और यहाँ अगर हम बात करें क्लोराइड एटम्स की तो कितने क्लोराइड एटम है 2 क्लोराइड एटम है ना। अब देखो आप इसमें क्लोरीन को आप ऐसे बनाओगे रेड इंक से, अगर मैं ड्रॉ करूं तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिला इसको मैग्नीशियम से, ये हो गया 8। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया है, तो आपका हो गया ये लेविस डॉट डायग्राम किसका, या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ये हो गया आपका मैग्नीशियम और क्लोराइड का। यहाँ चार्ज की हम बात करें, यहाँ माइनस चार्ज, डन, ठीक ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया। हुआ क्या इसमें, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 2 8 2 हो गया। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 8 7, एक 7 यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, दूसरा 7 कर दिया, ठीक। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। किसका है वो कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड भी बिल्कुल इजी है। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, कितनी होगी 2, आप 20 होता है एटॉमिक नंबर, आप देख रहे हैं इसको, प्लस ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 6, 1 2 3 4 5 6। अभी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कैल्शियम पे कितना चार्ज आ जाएगा +2, और ऑक्साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका -2। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया इधर, और ये हो गया 7 और 8 इधर। ये आपका डायग्राम बन गया। तो इजी है, आपसे ये बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन यही क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, या पूछेगा ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप इसमें से आप इन्हीं को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे और ये आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड है या बॉन्ड ये समाप्त हुआ। अगली बार हम पढ़ेंगे अभी आयनिक कंपाउंड, ओके।